बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। हाल ही में बामसेफ संगठन की बड़ी चर्चा रही है। बामसेफ की ओर से जारी कुछ पत्रों में अपने कुछ खास और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए गद्दार जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। कई जगह पे उन्हें गधा लिखा गया। कई लोगों को संगठन से निकालने की कार्यवाही भी हुई। वामन मेश्राम जी ने अपने फेसबुक पेज पर कुछ वीडियोस जारी किए, जिससे यह चर्चा आम हो गई कि क्या सचमुच में बामसेफ खतरे में है। सही और सच्चा कार्यकर्ता होता है वो संकट काल में परीक्षा में पास होता है। जो कार्यकर्ता संकट काल में परीक्षा में पास नहीं होता है वो कार्यकर्ता नहीं माना जाता है। तो संकट काल में आदमी को संगठन की शक्ति के तौर पर काम करना चाहिए और ये साजिश को विफल करने का काम करना चाहिए। ऐसे में सोशल मीडिया पर मैंने पूछा कि क्या एक बार फिर बामसेफ टूट रही है। इसके जवाब में एक कार्यकर्ता ने लिखा कि बसपा खत्म हो रही है और उसका कारण ब्राह्मण है। अब बताइए। फिर अगले ही दिन वामन मेश्राम जी ने एक भाषण में बताया कि बामसेफ में टूट के पीछे ब्राह्मणवादी ताकतें हैं। सबूत के तौर पर ये सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूं और समझा रहा हूं कि तोड़ना ये लक्षण है ब्राह्मणों का। तोड़ने का जो लक्षण है वो ब्राह्मणों का है। हमारे पुरखों ने अपने समाज को तोड़ने का काम किया, ऐसा कोई इतिहास में उदाहरण नहीं है। तोड़ने का काम 6247 जाति के टुकड़ों में तोड़ने का काम ब्राह्मणों ने किया। तो तोड़ने का लक्षण ब्राह्मणों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं ये इसलिए समझा रहा हूं, लक्षणों के आधार पर यदि हमारा दुश्मन पर्दे के ऊपर आकर सामने दिखाई नहीं दे रहा है तो लक्षणों के आधार पर हमें अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तोड़फोड़ का जो लक्षण है वो ब्राह्मण के साथ जुड़ा हुआ है और ये साइंटिफिक है, ये अनसाइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक है कि अगर हमारे ही लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग यदि तोड़फोड़ करने के काम में दिखाई दे रहे हैं और ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे लोगों ने तोड़फोड़ करने का इतिहास काल में कोई काम नहीं किया और अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई ब्राह्मण होगा। लक्षणों के आधार पर आपको समझना है कि इसके पीछे कोई ना कोई ब्राह्मण होगा। वो दिख नहीं रहा है मगर लक्षण दिख रहे हैं। तोड़फोड़ के लक्षणों से पहचानना है, ब्राह्मण जरूर होगा। अब अगर ये सच है तो इससे पहले भी बामसेफ टूटी थी। उस समय खुद वामन मेश्राम जी, डी.के. खापर्डे, बी.डी. बोरकर, गंगावने ने अलग होकर दूसरी बामसेफ बनाकर उसे रजिस्टर्ड कर लिया था। अब सवाल ये है कि तब संगठन को तोड़ने में किस ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी सोच का हाथ था। सवाल ये भी है कि क्या बहुजनों के संगठन अब ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों का नाम लेकर अपनी सांगठनिक जो नाकामियां हैं उसको छुपाने तो नहीं लगे हैं। हालांकि संगठनों या राजनीतिक पार्टियों में टूट होती रहती है। यहां तक कि छोटी छोटी जो मोहल्ला की उत्सव समितियां होती है उसमें भी टूट हो जाती है। एक साल एक होती है, अगले साल उससे 4 बन जाती है। दरअसल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी अपने अलग अलग दल बना ही लेते हैं। उनके भी अपने अपने नेता और उनके फॉलोअर्स भी होते हैं। ये एक प्रकार का जैविक स्वभाव है। कहा जाता है कि व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, साथ ही ये भी कहा जाता है कि अति महत्वाकांक्षी भी नहीं होना चाहिए। दरअसल नेतृत्व करने की क्षमता और राज करने की महत्वाकांक्षा दोनों में बहुत अंतर है। मान्यवर कांशीराम साहब ने वंचित समुदायों के शिक्षित और सरकारी कर्मचारियों को जोड़ा था और बामसेफ की नींव रखी थी। कांशीराम साहब ने इसका गठन शोषित समाज के लोगों को, जिसमें वे खुद भी पैदा हुए, उसकी दास्ता को खत्म करने के लिए किया था। समता आधारित शासन व्यवस्था और आर्थिक गैर बराबरी को मिटाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन का उनका मकसद था। इसका उद्देश्य सभी शोषितों और वंचितों को एक सूत्र में बांधना था ताकि वे अपनी दशा में सुधार के साथ साथ अपने ऊपर होने वाले अन्याय को समूल नष्ट कर सके और उन्हें अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उन्हें खड़ा करना था। यह काम शोषित समाज के शिक्षित कर्मचारियों और बुद्धिजीवियों को करना था, क्योंकि तात्कालीन परिस्थितियों में ये सही जो लोग थे ये आत्मनिर्भर लोग थे जो अपने अधिकारों को समझने और दूसरों को समझाने वाले थे।
पुणे में 6 दिसंबर 1973 को बामसेफ नामक संगठन बनाने की दिशा में पहली पहल की गई थी। फिर इसके लगभग 5 साल के बाद 1978 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर यानी कि 6 दिसंबर के मौके पर दिल्ली के बोट क्लब पर विधिवत बामसेफ का स्थापना महोत्सव मनाया गया। बोट क्लब पर लोगों की गोलाबंदी देखकर, लोग ये नज़ारा देखकर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चौंक गई थी। कांशीराम साहब इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इसके अलावा डी.के. खापर्डे महासचिव, इसके पहले मधु परिहार इस पद पर थे, के.एस. भगत सचिव, एम.एन. आटे संयुक्त सचिव और आर.आर. पाटिल संयुक्त सचिव और बी.ए. दलाल ऑडिटर थे। कार्यकारी मंडल में कुल 51 सदस्य थे। उनमें 25 पदाधिकारी और 26 कार्यकारी सदस्य थे। इनमें 12 पदाधिकारी तथा 17 सदस्य महाराष्ट्र के विदर्भ से थे। बामसेफ के निर्माण के प्रारंभिक दौर में दीना भाना जो व्यक्ति थे, उनकी मुख्य भूमिका रही। इसके पहले आरपीआई और दलित पैंथर के पदाधिकारियों ने भी संगठनों को तोड़कर स्वयं के नेतृत्व में अपने अपने संगठन बना लिए और उस पर राज करने लगे। खुद के नाम से वो संगठन बने। सवाल ये है कि क्या हर बार टूट के पीछे ब्राह्मणवादी हाथ या सोच ही कारण होता है, या हम इस जुमले के पीछे अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं? क्योंकि इस बार वामन मेश्राम जी पर डिक्टेटरशिप का आरोप लगा हुआ है, जबकि इसी प्रकार का डिक्टेटरशिप का आरोप लगाते हुए उन्होंने खुद मान्यवर कांशीराम साहब को छोड़ दिया था और बसपा अध्यक्ष मायावती पर भी वामन मेश्राम जी ने डिक्टेटरशिप का आरोप लगा दिया था। बसपा पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि पुराने कार्यकर्ताओं को खास मौकों पर पार्टी निष्कासित कर देती है। ऐसे में यह चिंतन का विषय बन जाता है कि हर संगठन का अंजाम बिखराव क्यों है। शहरयार साहब की गज़ल का एक शेर है कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। कुछ ऐसी ही बात गोपाल दास सक्सेना यानी कि नीरज भी लिखते हैं कि खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। अब संगठनों, समूहों, कबीलों के विषय में भले ही ये बात सच साबित हो जाए, लेकिन एक संगठन आरएसएस के बारे में ये थ्योरी बिल्कुल झूठ साबित होती है। एक ऐसा संगठन जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, फिर भी काम चल रहा है बरसों से। कोई किसी से हिसाब नहीं पूछता, कोई नहीं जानता कि कहाँ क्या हिसाब है, चंदा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है। चुनाव और भागीदारी वाला लोकतंत्र भी नहीं है, फिर भी उस पर न कभी डिक्टेटरशिप का आरोप लगा और न ही टूट जैसी कोई स्थिति बनी। मान्यवर कांशीराम साहब भी बामसेफ को रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते थे। अब बामसेफ पर बिकने का आरोप भी लगा। इस आरोप में कितना दम है, ये देखने से पहले हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इतनी आसानी से ये आरोप आखिर लग कैसे जाता है। आखिर वो कौन से कारण है, कौन से लक्षण है जो इन आरोपों के लिए अनुकूल नजर आते हैं। पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान भी बामसेफ के सदस्यों के बीच ये चर्चा आम रही कि वामन मेश्राम जितने अच्छे विचारक और वक्ता हैं, उतने सफल राजनीतिक रणनीतिकार नहीं हैं। यानी कि सदस्यों की खुसर पुसर में ये बात स्वीकारी जाने लगी है कि बामसेफ नेतृत्व राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। इस दौरान कई गठबंधनों की कोशिश भी नाकाम रही, वहीं कुछ गठबंधन टिक भी नहीं पाए। तब भी मेश्राम साहब पर डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही का आरोप लगा था। वहीं कांग्रेस के हाथों बिक जाने का आरोप भी लगता रहा है। हालांकि स्वयं मेश्राम साहब ने एक इंटरव्यू में एक बात स्वीकारी थी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन का प्रयास किया था, लेकिन उनकी तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इधर बसपा के तमाम अध्यक्षों पर पैसे लेकर टिकट बेचने या पैकअप कर लेने के आरोप भी उन पर लगते रहे। साथ ही कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं द्वारा अध्यक्षों की पिटाई या फिर हाई कमान द्वारा निकाल देने की कार्रवाई तो हम सुनते ही रहते। तो दूसरी तरफ विभिन्न आरपीआई के नेताओं का कांग्रेस बीजेपी में अपने लिए स्थान सुरक्षित करवाने की जो जद्दोजहद में लगे रहने को हम अक्सर देखते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि इन परिस्थितियों के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन, नेता या अम्बेडकरी जनता? क्या ये परिस्थितियां बदल सकती है? क्या अम्बेडकरी जनता लाचार है जिसे कोई भी खरीद सकता है? क्या अब अम्बेडकरी जनता को स्वयं को मजबूत बनाते हुए नेतृत्व खुद गढ़ना पड़ेगा? क्या हमारे सामाजिक संगठन आर्थिक लालच में टूट रहे हैं? क्या हमारे संगठन निष्ठा और त्याग के अभाव में टूट रहे हैं?
क्या पदाधिकारियों की अति महत्वाकांक्षा संगठनों को तोड़ रही है? इन सवालों पर आपके जवाब चाहिए। आप अपने कमेंट्स में ये जवाब जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।